Good morning to class 8th. In this lecture, we are going to study class 8th civics chapter number 29, the vision of the constitution, part number 2 of this lecture. And in our previous lecture, we have discussed about the 6 fundamental rights and we have explained 2 of them. Okay? Remaining, we will discuss now. Point number 3, ठीक है, third right against exploitation. Let's start now. Right against exploitation means शोषण के विरुद्ध अधिकार. The Indian Constitution provides right against exploitation to every citizen, which protects them from exploitations like human trafficking and forced labor. ठीक है, तो हमारा भारतीय संविधान जो है इस राइट के अकॉर्डिंग हमें क्या चीज़ें, क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रत्येक नागरिक के लिए. ठीक है, शोषण इसमें टू नहीं लगाएंगे हम, क्या है अगेंस्ट लगाएंगे, बिकॉज ये एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट है. विच प्रोटेक्ट्स दैम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशंस लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग. तो ये हमें जो डिफरेंट तरह के एक्सप्लॉयटेशंस होते हैं, शोषण होते हैं, उनसे बचाता है. तो इसमें टू मेन है. ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर. तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या है? मानव तस्करी. ठीक है, मानव तस्करी का क्या मतलब है कि जैसे लोगों को, इंसानों की जो खरीद होती है और बेच होती है. ठीक है, हम सुनते हैं ना कि भाई उस आदमी को बेच दिया, उसको खरीद लिया, तो वो जो है एक्सप्लॉयटेशन है एक तरह से ह्यूमन बीइंग का. ठीक है, तो ये एक्सप्लॉयटेशन राइट जो है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये हमें इस चीज़ से बचाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से. एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है, मीन्स किसी को भी हम फोर्स करके काम नहीं करवा सकते उससे. ठीक है, तो फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर. अंडरलाइन कर लेते हैं इसको हम. 3 पॉइंट्स हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में पढ़ रहे हैं. ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड चाइल्ड लेबर. ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अकॉर्डिंग कोई भी मनुष्य एक दूसरे को इस तरह से सेल नहीं कर सकता. तो ये मानव तस्करी मीन्स हमारे संविधान के इस राइट के खिलाफ है ये. एंड फोर्स्ड लेबर, किसी को भी हम फोर्स करके मजबूरन उससे काम बिल्कुल नहीं करवा सकते हैं उसकी इच्छा के बिना. चाइल्ड लेबर और द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज. 14 साल से नीचे के बच्चे को हम चाइल्ड लेबरिंग जिसको कह रहे हैं, मीन्स उसको हम लेबर के रूप में नहीं रख सकते या उसको एम्प्लॉयमेंट के रूप में नहीं रख सकते. ठीक है, इज ऑफ एज इज ए प्रैक्टिस प्रोहिबिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर दिस फंडामेंटल राइट. इस फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग इस एज से नीचे बच्चे को काम देना या चाइल्ड लेबर के रूप में उससे काम करवाना एक प्रोहिबिशन माना गया है, इसका विरोध किया गया है. ठीक है, देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में आप, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, शोषण के विरुद्ध अधिकार. नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन. इन दिस राइट, अकॉर्डिंग टू दिस राइट, ऑल रिलीजियंस आर ट्रीटेड एज इक्वल. ठीक है, एज यू ऑल नो देयर इज नो रिलीजियन ऑफ आवर स्टेट. ठीक है, मीन्स हमारे स्टेट का कोई पर्टिकुलर एक रिलीजियन नहीं है, कोई धर्म नहीं है कि हम स्पेसिफिक एक धर्म को ही सब लोग फॉलो करें, या किसी को कोई अंडर प्रेशर उसको नहीं किया गया है कि भाई आप इसी धर्म को फॉलो करें. तो इस राइट के अकॉर्डिंग क्या आता है कि ऑल रिलीजियंस आर ट्रीटेड एज इक्वल. ठीक है, सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा. नो रिलीजन इज गिवन प्रीफरेंस ओवर द अदर्स. ठीक है, ये नहीं कि सभी धर्मों में जैसे किसी धर्म को हम ज्यादा प्रीफरेंस देंगे और किसी को कम, नहीं. ऑल रिलीजियंस आर इक्वल. कॉन्स्टिट्यूशन के इस राइट के अकॉर्डिंग सभी धर्म जो हमारे हैं वो एक समान है. किसी भी एक सिंगल रिलीजन को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, ज़्यादा महत्ता नहीं दी जाएगी. हैविंग नो स्टेट रिलीजन, तो कोई स्टेट रिलीजन ना होने के कारण एवरी इंडियन सिटीजन इज अलाउड टू प्रीच. हर एक भारतीय नागरिक को अधिकार है टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट देयर ओन रिलीजन, कि वो अपने धर्म का, ध्यान से सुनना यहाँ पे आप, प्रीच मीन्स कि वो अपने धर्म का उपदेश दे सकता है, प्रैक्टिस उस धर्म को अपना सकता है, एंड प्रोपगेट मीन्स उसका प्रचार कर सकता है. ठीक है, प्रीच कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है एंड प्रोपगेट कर सकता है, उसका धर्म का उपदेश दे सकता है, कोई मनाही नहीं है उसके लिए, उस धर्म को अपना सकता है एंड उस धर्म का प्रचार भी कर सकता है, देयर ऑन रिलीजियन. ठीक है, समझ आ गया. वी आर ऑल्सो ग्रांटेड द राइट टू एस्टैब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, और हमें इस चीज का भी अनुमति मिली हुई है, अलाउंस मिली हुई है, द राइट टू एस्टैब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. हम धार्मिक इंस्टीट्यूशंस भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं. ठीक है, खोल सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. Preservation of one's culture as well as conservation of the rights of the minorities constitutes cultural and educational rights. ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है? पहली बात तो ये है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि सांस्कृतिक और शैक्षिक. ठीक है, तो
आप स्टूडेंट्स यहाँ पे कल्चर को सीधा सीधा रिलीजन से जोड़ के ना चलें, ठीक है। कल्चर का मतलब सीधा एक रिलीजन नहीं है, सिंगल रिलीजन से मतलब नहीं है। प्रिजर्वेशन ऑफ वंस कल्चर एज वेल एज कंजर्वेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज मीन्स कल्चर में क्या आता है कि ऐसी चीजें जैसे कि लैंग्वेज है, तो हम देखते हैं माइनॉरिटीज एंड मेजोरिटी। तो मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी में क्या है कि मेजोरिटी का मतलब है कि जहाँ एक धर्म के ज़्यादा लोग रह रहे हैं और उसमें कुछ 2-4 घर ऐसे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई वो दूसरे धर्म के हैं, ठीक है। तो वो हो गई माइनॉरिटी, जिनके पास वो जो धर्म है वो कम मात्रा में है, कम संख्या में है जो लोग, ठीक है। और सेकंड जो जिन्होंने रिलीजन अपना रखा है वो ज़्यादा मात्रा में, तो वो क्या है कि वो मेजोरिटी हो गई, वो माइनॉरिटी। तो मेजोरिटी का माइनॉरिटी के ऊपर एक तरह से कोई प्रेशर बनाना या फिर उनको एक तरह से सप्रेस करके रखना, दबा के रखना, ये अलाउ नहीं है। तो हमें वंस कल्चर, एक व्यक्ति की कल्चर के साथ साथ, कल्चर के संरक्षण के साथ साथ, कल्चर के बचाव के, प्रोटेक्शन के साथ साथ, एज वेल एज कंजर्वेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, हमें माइनॉरिटीज के राइट्स को भी कंजर्व करना होगा। कॉन्स्टिट्यूट्स कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती है? कल्चरल मीन सांस्कृतिक एंड एजुकेशनल राइट्स मीन्स किसी की संस्कृति या किसी का धर्म, जो भी हम माइनॉरिटी में चाहे वो है, लेकिन हम उनको फोर्स नहीं कर सकते कि भाई आप माइनॉरिटी में हो सो आप अपने धर्म को चेंज करके दूसरे धर्म में आ जाओ, या फिर आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर लो। तो इसमें दोनों चीजें आती है, रिलीजियस भी और लिंग्विस्टिक भी, ठीक है। तो रिलीजियस मीन्स एक तरह से उसका धार्मिक जो सिस्टम है, एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज मीन्स कि उसका जो लैंग्वेज है, जैसे कि हम देखते हैं कि भाई एक जगह पे एक भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं और दूसरी भाषा जो बोलते हैं वो लोग कम रहते हैं, तो उसको माइनॉरिटी कहा गया है और उसको मेजोरिटी कहा गया है, जो ज़्यादा लोग हैं एक ही भाषा को बोलने वाले, ठीक है। तो इसमें हम क्या है, बोथ द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन इंडिया आर अलाउड टू सेट अप, ऐसे लोगों को जो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज पीपल्स हैं इन इंडिया आर अलाउड टू सेट अप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनको अलाउ किया गया है कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है सेटअप कर सकते हैं टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर कल्चर, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, मीन्स बचाने के लिए एंड डेवलप करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब स्टूडेंट्स इसको मैं एक इजी से मेथड से या इजी एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, लिसन केयरफुली। देखो, जो हमने 5 राइट्स के बारे में अभी पढ़ा है, ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं कि इसका हिंदी मीनिंग क्या है। हिंदी मीनिंग है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मीन्स संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो उपचार मीन्स एक तरह से ट्रीटमेंट, ठीक है। तो कोई भी बीमार व्यक्ति जब अपना ट्रीटमेंट लेता है तो वो कहाँ पे जाएगा? डॉक्टर के पास, ठीक है। तो इसी तरह से है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो उसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो अगर वॉयलेट किया जा रहा है उसके फंडामेंटल राइट्स को, तो जो अभी हमने 5 राइट्स डिस्कस किए हैं, अगर उन राइट्स को वॉयलेट किया जा रहा है या उसको किसी तरह से रोका जा रहा है, तो वो अपने ट्रीटमेंट के लिए, मीन्स उस रेमेडी के लिए, उपचार के लिए कहाँ पे जाएगा? कोर्ट, ठीक है। तो सीधा सा इसका मीनिंग है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये राइट जो है हमारे बाकी 5 राइट्स का उपचार है एक तरह से, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट है। कैसे? इफ वन ऑफ द एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गेट वॉयलेटेड, द विक्टिम इज गिवन द राइट टू अप्रोच द कोर्ट्स, कि अगर कोई भी व्यक्ति के साथ या किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है या उसको वॉयलेट किया जाता है, तो जो विक्टिम है, विक्टिम किसको कहा गया है? पीड़ित, जिसके अधिकारों का हम उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको ये राइट है टू अप्रोच द कोर्ट्स, वो सीधा कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, जा सकता है अपने प्रॉब्लम को लेके, ठीक है। मोर ओवर, क्योंकि ये उसका बेसिक राइट है, उसका हक है इस चीज़ के लिए। मोर ओवर द फंडामेंटल राइट्स कैन ओनली बी सस्पेंडेड। अब अगर हम बात करें, क्या कोई ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जिसमें फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सके? देन द फंडामेंटल राइट्स कैन ओनली बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अगर देश में किसी तरह का कोई आपातकाल लागू हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे फंडामेंटल राइट्स को एक तरह से सस्पेंड किया जा सकता है। मीन्स उस टाइम में हमारे जो ये राइट्स हैं, या हम ये कह के कि आप हमारे अधिकारों का उल्लंघन ना करें, वॉयलेट ना करें, हम उस टाइम इसको नहीं अपना सकते हैं, बिकॉज उस टाइम कंप्लीटली सस्पेंड किया जा सकता है अगर देश में किसी तरह का आपातकाल या कोई खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो ठीक है। द फंडामेंटल राइट्स कैन ओनली बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नाउ राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन के बारे में अभी हमने पढ़ा है, एजुकेशनल राइट्स। देन ग्लोबली देयर आर 135 नेशंस, की वैश्विक तौर पे 135 नेशंस जो हैं, 135 नेशंस हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, भारत सहित, ठीक है, विच हैव मेड एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट, जिन्होंने फंडामेंटल राइट को
एजुकेशन को एक अपना फंडामेंटल राइट बनाया है, ठीक है, शिक्षा को भी एक अपना फंडामेंटल या मौलिक बेसिक राइट जो है बनाया है। दिस इज ए नेसेसरी स्टेप, तो ये एक आवश्यक स्टेप है टू ब्रिंग अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि एजुकेशन जो है अगर ये बेसिक राइट में अगर ऐड होता है फंडामेंटल राइट में, तो ये एक अच्छा स्टेप है, बिकॉज इससे हम सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी ला सकते हैं सोसाइटी में, ठीक है, टू ब्रिंग अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो इससे हम सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी ला सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, tomorrow we will discuss about fundamental rights as human rights. Okay, thank you now.